हेलो एंड वेलकम टू अदिति हिमांडी क्लासेस। आज हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5th करने जा रहे हैं। चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसका नाम चेंज होके पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया हो गया है। और ये बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये हम बुक का चैप्टर 5th करने जा रहे हैं, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे किस तरह से कांग्रेस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से नेहरू के डेथ के बाद कांग्रेस में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, और नेहरू के बाद हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउ डिड इंदिरा गांधी कम टू पावर, व्हाट पॉलिटिक्स डिड ही प्ले टू रिमेन इन पावर और टू मेक द कांग्रेस स्ट्रॉन्ग। सो ऑल दीज थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आपको पता है कि 1964 एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इस साल प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे वो पास्ड अवे। ही पीएम नेहरू पास्ड अवे इन 1964। नाउ देयर वाज अ बिगर क्वेश्चन दैट हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, वेदर इंडिया विल रिमेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर नेहरू, हाउ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट वुड बी टैकल। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आफ्टर नेहरू एंड हु आफ्टर नेहरू। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो है कि हु आफ्टर नेहरू मीन्स हु विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर नेहरू, क्योंकि नेहरू एक बहुत ही करिस्मेटिक लीडर थे एंड उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड सिंस देन ही वॉज मैनेजिंग द इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन इनके मरने के बाद हु आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू हु विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या नेहरू के आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू वेदर इंडिया विल रिमेन ए डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट। दैट इज अनदर बिगर क्वेश्चन इंडिया वाज फेसिंग, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि शायद कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया को डेमोक्रेटिक और इंटैक्ट वे में नहीं रख पाएगा, यूनिफाइड नहीं रख पाएगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। देखो 1960 वाज लेबल्ड एज ए डेंजरस डिकेड। ये भी एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि वाई 1960 को डेंजरस डिकेड क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखो व्हेन देयर वाज वाइड स्प्रेड और अनसॉल्व प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी था, इनइक्वालिटी था, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन था एक्सेट्रा, कुड लीड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। देखो क्या था ना कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम था इंडिया का। एक तो बेसिक प्रॉब्लम पॉवर्टी था, यहाँ पे इनइक्वालिटी था, उसके बाद कम्युनल और रीजनल डिवीजन था। यहाँ पे रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इंडिया अभी भी फुल्ली यूनाइट नहीं था। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे कि अब बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कि वो लोग डिमांड कर रहे थे कि इंडिया में नहीं ज्वाइन होना है। तो क्या इंडिया एज ए यूनाइटेड कंट्री रह पाएगा कि नहीं पाएगा, दैट वाज द रियल क्वेश्चन इन दिस decade India had to face, and that is the reason why it is called dangerous decade. उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम थे। मोर इंडिया हैड टू फाइट वॉर विथ पाकिस्तान इन 1965 और एंड 1962 भी उन्हें लड़ना पड़ा था चाइना के साथ। तो बिकॉज ऑफ दी ये दोनों कारण की वजह से हम देखते हैं कि ये जो डिकेड था 1960s का वो एक डेंजरस डिकेड था। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। मैंने बताया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू इन 1964 लाल बहादुर शास्त्री जो थे ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ही हैड बीन डिसाइपल ऑफ गांधी एंड अ फॉलो वर्कर्स विथ नेहरू, और एक फेलो वर्कर थे नेहरू के साथ काम करते थे ये, और गांधी के डिसाइपल थे। सो ही वाज हम्बल्ड एंड ए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम विच स्टेट डिड ही बिलोंग। उत्तर प्रदेश के थे और एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इनके प्रति किसी भी तरह का कॉन्ट्रोवर्सी नहीं था। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम पीरियड शास्त्री एक्टेड एज ए नेहरूज कोऑर्डिनेशन। जब नेहरू जिंदा थे उस समय इन्होंने नेहरू के साथ काम किया था, उनको हेल्प किया था वहाँ जहाँ पे कि उन्हें ज़रूरत था। एंड ही वॉज नोन एज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। एक तो बहुत ही ऑनेस्ट थे, प्लस इनके अंदर वो क्वालिटी था कि इंडिया को इंटीग्रेट करके रख सके। सो ये सब कारण की वजह से नेहरू के डेथ के बाद शास्त्री जो थे उनके सक्सेसर बनते हैं और ही बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964, जो कि सिर्फ 2 साल तक थे।
और उन्हें कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ऑल चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड व्हेन द शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तो उस समय मानसून फेल हो गया था। मानसून फेल होना मतलब होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाना, सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद बहुत सारे फूड क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1965 में आपका वार हुआ था पाकिस्तान के साथ। इवन दैट वाज अनदर प्रॉब्लम दैट ही हैड टू फेस। तो इन दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान एंड जय किसान। देखो, जय जवान मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू मेक आवर डिफेंस स्ट्रांग, अपने सोल्जर्स को स्ट्रांग बनाना, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम वार फेस करना पड़ता है तो हम उसको फेस कर सकें, हम लड़ सके उस वार को। और दूसरा था कि किसान। वाई किसान? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ फूड क्राइसिस इन इंडिया एट दैट टाइम एंड उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें ज़रूरत था कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, सो ये दो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। लेकिन शास्त्री 1966 को उनका डेथ हो जाता है ताशकंद में, जहाँ पे वो गए थे कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान के साथ, और मिस्टीरियस डेथ होता है। हमें उसके बारे में पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, बट वो वहाँ पे उनका डेथ होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी जो होती है वो इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है, जो कि 1966 से 77 तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहती है। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम इंदिरा गांधी को फेस करना पड़ा था और क्या वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाई थी कि नहीं पाई थी। देयर वाज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी फॉर द पोस्ट ऑफ न्यू पीएम इंदिरा। तो एक कंटेस्ट हुआ था उस समय कि मोरारजी देसाई जो थे और इंदिरा गांधी दोनों चाहते थे, दोनों कंटेस्टेंट थे एक तरह से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, शास्त्री के मरने के बाद। लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम को हमने सीक्रेट बैलेट के थ्रू, यानी कि हमने डेमोक्रेटिक वे में सॉल्व किया। इंदिरा गांधी गॉट सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द एमपी सपोर्ट। तो इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, उसकी वजह से इंदिरा गांधी एक तरह से जीत गई थी उस सपोर्ट में, उस बैलेट सीक्रेट बैलेट में जो इलेक्शन होता उसमें। और उसके बाद इस इलेक्शन में ये लोगों का इलेक्शन नहीं था, बल्कि जितने भी सारे एमपी थे उन्होंने वोट कास्ट किया था। और उसके बाद द सीनियर कांग्रेस लीडर सपोर्टेड इंदिरा गांधी। दूसरा और एक एडवांटेज था इंदिरा गांधी के साथ, एक तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से जीत भी गई थी, और दूसरा था कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इंदिरा गांधी एक नई प्राइम मिनिस्टर होंगी और उनको ज़रूरत पड़ेगा पुराने या ट्रस्टेड लीडर से, कांग्रेस के लीडर से, तो इससे सीनियर लीडर से। तो इसलिए उन्होंने ये सोच के कि इंदिरा गांधी को अपने हिसाब से चलाएंगे, और उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया था। उसके बाद अब देखो इस तरह से इंदिरा गांधी पावर में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, 4th जनरल इलेक्शन होता है 1967 में। जनरल इलेक्शन मतलब होता है कि जो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड एज ए लैंडमार्क ईयर इन द इंडिया political and electoral history because the country witnessed some major changes during this year. The country was facing many economic crisis. आपको पता है कि बहुत सारे फ्लड, ड्रॉट हुआ था, फ्लड हुआ था, फूड स्केर्सिटी था, मानसून फेल हो गया था, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। द स्टेप टेकन बाई कांग्रेस। अब देखो कांग्रेस गवर्नमेंट जो आया था इंदिरा गांधी का, उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाया था। ये आपका जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट आया था 1967 में, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इंडिया को, और उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या स्टेप उठाया था। सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने उठाया था कि डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी, इंडियन करेंसी का वैल्यू को कम कर दिया गया था एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल करेंसी के हिसाब से। इसका एक हमें फ़ायदा ये था कि हमें अपना एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं इससे। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी क्या होता है। जब हमारा करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है तो हमारा जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप उठाया था अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, अपना फॉरेन एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए। पहले जो था हमारा $1 5 रुपीज़ का था, अब इसको हमने 7 रुपीज़ कर दिया था, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा था। प्राइस जो था वो एक तरह से वर इंक्रीज्ड, और पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्राइस राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट था,
बैड इकोनॉमिक कंडीशन था, तो ये सब प्रॉब्लम इंदिरा गांधी को फेस करना पड़ा था एज सुन एज शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक नया कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, नॉन कांग्रेसिज्म। इस समय एक नया कंसेप्ट आता है, उसको नॉन कांग्रेसिज्म बोलते हैं। ये आ सकता है फॉर 2 मार्क्स या इवन फॉर मोर मार्क्स ऑल्सो। द ऑपोजिशन पार्टी स्टार्टेड ऑपोजिंग कांग्रेस, क्योंकि आपको पता है कि बहुत इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब था, प्राइस राइज हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था और भी बहुत सारे दिक्कत थी। तो उस समय जो अपोजिशन पार्टी था वो कांग्रेस को उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। The parties that were different in their program and ideology got together to form an anti-Congress front in some states and entered into electoral adjustment। देखो, आपको पता था कि कांग्रेस के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी थे इंडिया में, और ये सारे पार्टी इकट्ठे मिल जाते हैं और मिल के ये सोचते हैं कि अगर हम मिल जाते हैं तो शायद इंदिरा गांधी को हरा पाएंगे, कांग्रेस को हरा पाएंगे और हम पावर में आ सकते हैं। तो इन्होंने मिल के सीट शेयर किया और फाइनली इलेक्शन लड़ने की बात सोची। दे थॉट दैट द इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड इंटरनल फ्रैक्शनिज्म विद इन द कांग्रेस हैड प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉपल और रिमूव कांग्रेस। देखो, उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी एक नई प्राइम मिनिस्टर है, इनएक्सपीरियंस है, और दूसरी बात है कांग्रेस के अंदर भी कुछ ग्रुपिज्म आ गया था। फ्रैक्शनिज्म मतलब होता है, फ्रैक्शनिज्म मतलब ग्रुपिज्म। कुछ ग्रुप में कांग्रेस के अंदर भी देयर वाज सम डिफरेंसेस एंड दैट डिफरेंसेस लेड टू ग्रुपिज्म इन कांग्रेस। तो ये ग्रुपिज्म का फ़ायदा इन लोग उठाना चाहते थे और उससे दे वांटेड टू कम टू पावर। तो ये चीज़ सोच के राम मनोहर लोहिया जो थे सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक गेव द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म कि हम जितने भी सारे नॉन कांग्रेस पार्टी अगर मिल जाए तो वी कैन ईजिली डिफीट कांग्रेस पार्टी एंड कम टू पावर। ही सेड दैट कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक। देखो, उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। किस सेंस में ये बोल रहे हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर कोई भी पार्टी डेमोक्रेटिक है तो उसको 50% ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस 50% से कम सीट मिलता था शुरू से ही, और फिर भी कांग्रेस पावर में आता था। ये हमारा जो इलेक्शन सिस्टम था उसमें कुछ कमी थी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो भी पार्टी को ज़्यादा सीट मिलता है, अगर मान लो 4 पार्टी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, एक को 15 मिला, दूसरे को 10 मिला, तीसरे को 3 मिला है और इसको 2 मिला, तो जो 15% जिसको मिलता है सबसे ज़्यादा वो जीत जाता है, बट उसको मेजोरिटी नहीं मिला है। तो इस कारण की वजह से कांग्रेस जीतता आ रहा था। तो अगर बाकी सारे नॉन कांग्रेस पार्टी मिल जाते हैं तो ईजिली वो कांग्रेस को हरा के पावर में आ सकते हैं। तो दैट कंसेप्ट दैट हैज बीन गिवन बाय राम मनोहर लोहिया इज कॉल्ड नॉन कांग्रेसिज्म। अब 1967 देखो, 1966 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री, तो उनका डेथ के बाद एक लीडर चुन लिया गया था एंड इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अब 1967 में इलेक्शन होने वाला था, जनरल इलेक्शन। उस इलेक्शन में क्या हुआ देखो, द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1967 आर डिस्क्राइब बाय द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है ये कि हाउ कैन यू से दैट इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1967 इज ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। तो कैबिनेट मिनिस्टर हार जाना एक बड़ी बात होती है कोई भी पार्टी के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सीनियर मिनिस्टर होते हैं और आमतौर पे ऐसे मिनिस्टर्स का सपोर्ट होता है। अगर वो हार जाते हैं तो यानी कि वो पार्टी एक तरह से पब्लिक ओपिनियन अपने तरफ अट्रैक्ट करने में ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सो ये दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक, बिकॉज हाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट जो थी वो हार गई थी इलेक्शन में। उसके बाद कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन लोकसभा बट विथ लोएस्ट सीट। देखो, पहली बार कांग्रेस बिना नेहरू का इलेक्शन लड़ रहा था। कांग्रेस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था और एक हारने के कगार पे था एक तरह से। आज तक कांग्रेस को इतना कम सीट नहीं मिला था, किसी भी तरह से वो मेजोरिटी मिल पाया था, 50% प्लस कुछ सीट्स मिल पाया था। और ये एक कांग्रेस के लिए बहुत आई मीन इट वाज नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी था जो कि इंडिया का आज़ादी के लिए लड़ा था। और जब नेहरू थे तो मोर देन 375 सीट्स जीतता था। अब उसके पास 270 सीट्स या 273 सीट्स भी लाने में प्रॉब्लम आ रहा था, एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन 7 स्टेट। देखो,
इंडिया में 7। ये तो मैं क्या बताऊँ, एक तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उस समय, और दूसरा हर स्टेट में इलेक्शन हुआ था। जितने भी सारे स्टेट थे उस समय, स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुआ था। तो आउट ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन में 7 स्टेट में कांग्रेस हार गया था। दैट इज ऑल्सो अनदर problem that Congress had to face. In 2 other states it could not form government due to defection. Defection के बारे में मैं बताऊंगा क्या होता है। तो करीब देयर आर 9 स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस जो था वो अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाया था। डिफेक्शन मतलब होता है कि आप किसी एक पार्टी के टिकट से जीत के लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हो और वहाँ जाने के बाद दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाते हो, और ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई सरकार बेयर मेजोरिटी मिला उसे तो वो सरकार गिर जाता था, और फिर ये एक प्रॉब्लम था डिफेक्शन का। नेक्स्ट है कि इन मद्रास नाउ द तमिलनाडु डीएमके वन पावर आफ्टर लीडिंग मैसिव एंटी हिंदू एजिटेशन। ये आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट में एंटी हिंदू एजिटेशन हुआ था जिसकी वजह से डीएमके पावर में आया था, और कौन सा पार्टी पावर में आया था, वो भी आपको लर्न करना है, नेम एज वेल एज किस वजह से वो आया था, इवन दैट ऑल्सो हैव टू लर्न। सो वी कैन से दैट द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज ओवर। ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाला, दूसरे पार्टी को चांस मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ हम देखेंगे। कोएलिशन देखो क्या हुआ कि कोएलिशन मतलब होता है मिलीजुली सरकार। व्हेन 2 और मोर पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, सच गवर्नमेंट आर कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। या इवन इलेक्शन से पहले भी बहुत सारे पार्टी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोएलिशन और अलायंस। मेनी नॉन कांग्रेस पार्टी फॉर्म संयुक्त विधायक दल, संयुक्त एसवीडी, इसका भी फुल फॉर्म आता है। एसवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त विधायक दल, विच सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। तो बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी थे उन्होंने स्टेट्स में क्या हुआ कि वो मिल गए और मिल के कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। इन बिहार एसवीडी यानी कि संयुक्त विधायक दल जो था उसमें एसएसपी था, पीएसपी था, अलॉन्ग विद सीपीआई था, लेफ्ट पार्टी थे, जनसंघ था, और बहुत सारे ऐसे पार्टी मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इन पंजाब इट वाज कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ये भी एक तरह से संयुक्त विधायक दल ही था, मतलब बहुत सारे पार्टी मिलकर वहाँ पे इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ। इसमें 2 अकाली पार्टीज थे और कम्युनिस्ट पार्टी थे, ये सारे। तो ये कुछ स्टेट में चेंजेज आना शुरू हो गया था इंदिरा गांधी के आने के बाद, और जो नॉन कांग्रेस पार्टी थे वो पार्टी मतलब उन्होंने अलायंस सिस्टम फॉर्म करके कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया था। अब आता है डिफेक्शन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो डिफेक्शन क्या होता है। इसका एक नया स्लोगन दिया गया था, आया राम गया राम। ठीक है, तो डिफेक्शन मतलब क्या होता है, मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव द पार्टी ऑन हुज सिंबल और टिकट ही हैज इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। मैंने बताया ना कि आप किसी एक पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ो, जीतने के बाद जाकर दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। आफ्टर 1967 इलेक्शन द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेचर प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट, हरियाणा, एमपी और यूपी। देखो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एमपी थे जो कि कांग्रेस के टिकट पे जीते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जाके दूसरे पार्टी में मिल गए, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे रिजाइन करना पड़ा और दूसरा पार्टी ने सरकार बना लिया था। सो दिस इज द रोल ऑफ डिफेक्शन, जिसको ओवरकम करने के लिए ये राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे, और उसके बाद से इस तरह से आप किसी एक पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीतते हो तो आप उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हो उस लॉ के बाद। तो इस तरह से इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नमेंट स्टेबल दिस स्टेप वाज टेकन बाय राजीव गांधी। एन एमएलए इन हरियाणा चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस इन 15 days, जिसका नाम था गया लाल। The constant realignment and shifting of political loyalty in this period gave the rise of expression आयाराम गयाराम। तो ये गयालाल जो था पहले एक पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ के किसी यूनाइटेड फ्रंट में चला गया, फिर यूनाइटेड फ्रंट से फिर से 15 दिन के बाद वापस आ गया। तो वही किसी ने बोला कि गयालाल अब आयालाल हो गया, तो आयाराम गयाराम। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये स्लोगन मिलता है, आयाराम गयाराम। गयाराम पहले, अब आयाराम हो गया। ठीक है, सो यही है, ये भी आ सकता है 2 नंबर का, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन आयाराम गयाराम इन कंटेक्स्ट टू डिफेक्शन इन 1967 60s में। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये भी। उसके बाद है स्प्लिट इन कांग्रेस।
इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। देखो आपको मीनिंग ऑफ सिंडिकेट पहले हम देखते हैं क्या होता है। ये एक इनफॉर्मल नेम था, कोई रजिस्टर्ड नेम नहीं था। वैसे लोग इन्हें बोलते थे सिंडिकेट। गिवन टू ए ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर हु वर इन कंट्रोल ऑफ द पार्टी। देखो कुछ ये सीनियर मेंबर थे कांग्रेस के जो कि पार्टी को कंट्रोल करते थे। इट वाज लेड बाय के कामराज, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ दैट टाइम। उस समय इस जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो के कामराज थे। पूछ सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो के कामराज थे और ये सिंडिकेट यानी कि जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के उनके लीडर थे। इट इंक्लूडेड सम पावरफुल सीनियर लीडर लाइक एन संजीवा रेड्डी, एस के पाटिल, के कामराज वगैरह थे। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंदिराज फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब जब इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो के कामराज या जो सिंडिकेट थे उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था ये सोच के कि इंदिरा गांधी नई है, इनएक्सपीरियंस है और वो इनके कहने पे चलेगी। लेकिन इंदिरा गांधी धीरे धीरे अपना पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। देखो आफ्टर कांग्रेस स्प्लिट, ठीक, इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, आफ्टर कांग्रेस स्प्लिट द सिंडिकेट स्टेड विद कांग्रेस ओ एंड द इंदिरा कांग्रेस वाज टर्म्ड एज ए कांग्रेस आर। देखो एक चीज़ ये है कि कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, हम उसकी बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि किस तरह से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। और कांग्रेस में स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस जो है वो कांग्रेस वो मतलब होता है कि जो सिंडिकेट का जो सिंडिकेट में जो मेंबर थे कांग्रेस से वो एक अलग पार्टी अलग कांग्रेस अब सिंडिकेट के पास रह जाता है और उसको हम कांग्रेस ओ के नाम जानते हैं। और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है और इंदिरा गांधी एक अलग कांग्रेस बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कांग्रेस आर। ठीक है। द सिंडिकेट वाज ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हु इंस्टॉल इंदिरा गांधी एज ए पीएम एंड दे वांटेड टू फॉलो हर एडवाइस बट सी sideline or ignored them, and that is the reason why split of Congress took place and Congress O and Congress are two party emerged. इंदिरा फेस टू चैलेंज। जब इंदिरा गांधी को इलेक्शन लड़ना था तो उस समय दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। सी नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम सिंडिकेट। देखो वो इंदिरा गांधी एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी और वो चाहती थी कि कांग्रेस ओ चलाए, अपने मर्जी से चलाए और लेकिन सिंडिकेट जो थे सीनियर लीडर थे वो ऐसा नहीं करने दे रहे थे। तो वो चाहती थी कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कर ले सिंडिकेट से, चाहे तो सिंडिकेट को बाहर निकाल दे कांग्रेस से या अब अलग दूसरा पार्टी अलग कांग्रेस बना ले। सी हैड टू मेक कांग्रेस अगेन स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर एमंग द पीपल। दूसरी बात है कि आपको पता है कि स्प्लिट जब हो गया था तो कांग्रेस ओ बन गया था और कांग्रेस आर बन गया था और इंदिरा गांधी का जो पार्टी था कांग्रेस आर था। तो अब वो कांग्रेस आर को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाना चाहती थी और ये चाहती थी कि ये लोगों का सपोर्ट मिले, इस पार्टी को कॉमन मैन का, पुअर लोगों का सपोर्ट मिले। तो ये भी इंदिरा गांधी का एक मोटिव था। इंदिरा स्ट्रैटेजी, इंदिरा ने कांग्रेस आर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा क्या क्या स्टेप उठाया था। इंदिरा गांधी कन्वर्टेड सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। देखो एक सिंपल पावर स्ट्रगल था, कौन जीतेगा, वेदर इंदिरा गांधी वो कांग्रेस के मेंबर जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे वो स्ट्रांग है या कांग्रेस सिंडिकेट स्ट्रांग है। इसको उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल एंगल दे दिया। किस तरह का आइडियोलॉजिकल एंगल हम देखते हैं। सी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट 10 पॉइंट प्रोग्राम। देखो 10 पॉइंट प्रोग्राम जो था गरीबों के लिए कुछ स्टेप उठाए थे इंदिरा गांधी ने, उसको 10 पॉइंट प्रोग्राम बोलते हैं, इन ऑर्डर टू हेल्प पुअर पीपल। इंदिरा गांधी टुक सम स्टेप्स और प्रोग्राम वाज स्टार्टेड so that she could win the support of poor people in India. It included social control of bank. देखो बैंक अब गवर्नमेंट के पास आ जाना चाहिए क्योंकि अगर बैंक गवर्नमेंट के पास आता है तो इवन पुअर पीपल कैन ऑल्सो यूज द फैसिलिटी ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, पहले जनरल इंश्योरेंस जो था वो प्राइवेट था, अगर वो गवर्नमेंट का हो जाता है तो फिर इवन पुअर पीपल भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, कि जो अर्बन में बहुत लोगों पर बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था उस पर इंदिरा गांधी ने एक ये लिमिट लगा दिया कि इससे ज़्यादा ज़मीन किसी का हो तो उसको छीन के गरीबों में बांट दिया जाएगा और इनकम के ऊपर भी लिमिट लगा दिया गया था। तो इस तरह से वो इंदिरा गांधी का मेन ऑब्जेक्टिव ये सब चेंजेस लाने का, ये सब इस तरह का सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस या
अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग लगाना, जिससे कि वो गरीब जो लगने लगे कि इंदिरा गांधी अमीरों के लिए नहीं गरीबों के लिए काम कर रही है और उनको सपोर्ट करने लगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म, प्रोविजन ऑफ हाउसेस, साइट्स टू द रूरल पुअर। देखो ये सारे स्टेप उठाए थे जो आमतौर पर गरीबों को टारगेट करते हुए था, गरीबी दूर करने के लिए था। सिंडिकेट लीडर फॉर्मली अप्रूव दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम। लेफ्ट विंग प्रोग्राम मतलब देखो ये सोशलिस्ट प्रोग्राम है। जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट आमतौर पे इस तरह का प्रोग्राम और पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जो गरीबों के लिए ज़्यादा होता है। तो इंदिरा गांधी ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था। अब देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब क्या होता है ना कि 1969 में इलेक्शन होता है, मैंने बताया था ना कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, तो ये इलेक्शन के बाद ही स्प्लिट हुआ था। द इलेक्शंस ब्रॉट आउट राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड कांग्रेस। पहले से ही थोड़ा बहुत इनके अंदर टेंशन था, लेकिन जब 1967 में इलेक्शन हुआ ना तो ये टेंशन सामने आया। क्या है कि सिंडिकेट नॉमिनेटेड एन संजीवा रेड्डी एज ए ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। आपको पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है तो उसमें हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। उस पार्टी जो हर पार्टी नहीं, जो पार्टी को लगता है कि हाँ उनको सपोर्ट मिल सकता है वो पार्टी जनरली प्रेसिडेंट के कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से एन संजीवा रेड्डी थे, वो ऑफिशियल कैंडिडेट थे। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि एन संजीवा रेड्डी बने, क्योंकि एन संजीवा रेड्डी जो थे वो सिंडिकेट के चुने हुए कैंडिडेट थे। तो उन्होंने बीवी गिरी, एक अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उनको इंदिरा गांधी ने बोला कि आप खड़े हो जाओ प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, और उनको बोला कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर खड़े हो जाओ। उसके बाद सी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, ये सब चीज़। देखो उन्होंने अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया था अभी कि उन्होंने बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। बैंक सारे प्राइवेट थे लेकिन अब वो गवर्नमेंट बैंक कर दिया गया था। प्रीवी पर्स मतलब जो प्रिंसेस थे, जो राजा वगैरह थे जिनका जो जागीरदारी छीन लिया गया था, उनको कुछ पेंशन मिलता था, इवन कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, वो सारे प्रिविलेज छीन लिया गया था। एक्चुअली ये सब स्टेप इसलिए उठाया गया था कि गरीब लोगों के माइंड में ये है कि इंदिरा गांधी जो है अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए काम कर रही हैं। तो अब बीवी गिरी को बोला गया था, इंदिरा गांधी ने बोला कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ो इसका प्रेसिडेंट का। So N. Sanjeeva Reddy, the Congress president, asked all the Congress MP MLA to vote in favor of Sanjeeva Reddy, क्योंकि संजीवा रेड्डी जो थे कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे और उनके प्रेसिडेंट जो थे एन निजलिंगप्पा थे। उन्होंने बोला कांग्रेस के एमपी को, एमएलए को, ये जो आमतौर पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, कि आप लोग अपना वोट नीलम संजीवा रेड्डी को ही देना, क्योंकि ये ऑफिशियल कैंडिडेट है। उसके बाद the supporter of Indira Gandhi requested for special meeting of AICC, but it was refused. So this faction came to be known as requisitionist. देखो क्या था ना कि इंदिरा गांधी ने बोला था कि ये सही नहीं हो रहा है, नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए कांग्रेस का मीटिंग बुलाने के लिए, और वहाँ पर डिस्कस होता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है। और फाइनली इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो कांग्रेस का इंदिरा गांधी का जो सपोर्टर थे उसको रिक्वेशनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और बीबी गिरी जीत जाते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इंदिरा गांधी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था वो कैंडिडेट जीत जाता है और नीलम संजीवा रेड्डी हार जाते हैं। सो द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द पीएम फ्रॉम द पार्टी। अब देखो क्या होता है कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होते हैं निजलिंगप्पा, उन्होंने क्या बोलते हैं कि पीएम जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी, उनको बाहर निकाल देती हैं, और बाहर निकालने के बाद और इस तरह से क्या होता है कि नाउ कांग्रेस गॉट डिवाइड इनटू टू ग्रुप। कांग्रेस आर जो था पुराना सिंडिकेट का पार्टी था, सॉरी रिक्वेशनिस्ट जो था इंदिरा गांधी का पार्टी था, और कांग्रेस ओ जो होता है, वो जो पुराना सिंडिकेट का पार्टी होता है, ओल्ड सिंडिकेट पार्टी ओ हो जाता है। इस तरह से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है प्रेसिडेंट के इसको लेके, हु विल बिकम द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ 1971, फिर बाद में क्या होता है कि 1971 में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन जिसकी अब बात करते हैं। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू माइनॉरिटी। आपको पता है कि अभी तो 1969 में क्या होता है कि कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, और कांग्रेस आर जो था वो इंदिरा गांधी का पार्टी था, वो माइनॉरिटी में आ जाता है। तो माइनॉरिटी में आने का मतलब होता है कि उसे रिजाइन करना पड़ेगा। सो फिफ्थ जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1971, 2 ईयर अर्लियर। वैसे तो ये 2 साल बाद होने वाला था, लेकिन पहले ही हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी में आ गया और उसे डिजोल्व करना पड़ा।
to oppose Indira Gandhi, all the major communist, non-Congress opposition party came together and formed a grand alliance. अब क्या होता है ना, इंदिरा गांधी को किसी भी तरह हराना था कांग्रेस पार्टी, सिंडिकेट कांग्रेस ओ को और बाकी सारे पार्टियों को, तो उन्होंने एक अलायंस सिस्टम फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रांड अलायंस। अब क्या ये ग्रांड अलायंस जीत पाता है कि नहीं पाता है, बट दिस अलायंस डिड नॉट हैव ए कंसिस्टेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। इंदिरा गांधी सेड द ऑपोजिशन हैड ओनली वन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी का था गरीबी हटाओ, तो लोगों को गरीबी हटाओ ज़्यादा बेटर लगा और इसकी वजह से इंदिरा गांधी जीत जाती है। हाँ, और दलितों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, वुमेन का, लैंडलेस लेबर का सपोर्ट मिला। सी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग, जो मैंने अब ऊपर बताया था कि गरीबों को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने जो जो भी स्टेप उठाया था, उस स्टेप की वजह से वो जीत गई थी। और फिर इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट आ जाता है और जो कि फुल मेजोरिटी में आता है, और इस तरह से इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आ जाती है। कांग्रेस को दोबारा से कांग्रेस ने, यानी कि कांग्रेस ओ को नहीं, कांग्रेस आर को दोबारा से वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बना पाती है। लेकिन क्या वो इंदिरा गांधी डेमोक्रेटिक वे में रूल कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आपने अभी इस चैप्टर समझ में आ गया होगा होपफुली, और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू।